अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। सैलरी पर्सन अपनी रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, इंक्लूडिंग 7E की वर्किंग, वो भी इसमें होगी। वेल्थ स्टेटमेंट कैसे बनेगी और वेल्थ स्टेटमेंट को रिकनसाइल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ध्यान से कंप्लीट वीडियो देखनी है, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी। सिर्फ सैलरी पर्सन के लिए ये वीडियो है। बाकी जो अगर आपकी सैलरी के साथ कोई बिजनेस इनकम है, कोई अदर इनकम है, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी सिर्फ सैलरी आ रही है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आईआरएस में लॉगिन करना है। आप अगर आपको इसका नहीं पता कि ये आईडी पासवर्ड कैसे जनरेट होता है, तो हाउ टू मेक एनटीएन, आप मेरी वीडियो लास्ट जो मैंने अपलोड किया वो देख सकते हो। ये एनटीएन क्रिएशन का ही प्रोसेस होता है। आपको आईडी पासवर्ड मिल जाता है, तो आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। जी, लॉगिन करने के बाद आपने जो है ना 2025 की जो फाइल है वो कैसे ओपन करनी है मैं बता देता हूँ। ये ड्राफ्ट में पड़ी थी, इसको पहले मैं डिलीट कर रहा हूँ। देखें, 2024 तक जो फॉर्म था ना सैलरी पर्सन का, वो सेपरेट था। अभी तक आज 23 जुलाई हो गई है, अभी तक एफबीआर ने नया फॉर्म नहीं दिया सैलरी का। वो कह रहे हैं कि जी नॉर्मल फॉर्म ही है, तो हम नॉर्मल फॉर्म पे वर्किंग करेंगे। अगर कुछ दिनों के बाद सैलरी पर्सन का फॉर्म आ जाता है तो वो सेम ही है, उसमें कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। आपको एंट्री सेम ही होंगी, तो मतलब अगर यहाँ पे क्लियर होगी चीज़ तो वो वहाँ पे भी आप कर लोगे। बहरहाल अभी सैलरी पर्सन का 25 का फॉर्म अलहदा से नहीं है। सबकी वर्किंग नॉन रेजिडेंट की, सैलरी पर्सन की, वो सेम इसी में ही हो रही है। पहले डिफरेंट था 2024 तक, तो अभी तक उन्होंने नहीं नया फॉर्म दिया। तो बहरहाल नॉर्मल पे आना है आपने, यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली 25 कर देगा। अगर आपने 24 की करनी है तो इसको यहाँ से 24 कर दीजिएगा, ठीक है। अभी हम 25 की कर रहे हैं। अगर आपने 24 की फाइलिंग की वीडियोस देखनी है तो वो भी मेरे चैनल पे मिल जाएगी, सैलरी पर्सन की, बिजनेस पर्सन की, वो आप देख सकते हो। बहरहाल 25 की जी हमने ऐसे करनी है, इसको क्लिक करें, कंटिन्यू करें। अच्छा, अब आपने देखें यहाँ पे ना इस चीज़ को समझने नहीं बैठ जाना कि वो यहाँ पे क्या क्या रहा है। असल में ये जो चीज़ यहाँ पे कह रहा है ये एफपीआर को खुद नहीं पता वो क्या कह रहा है। आपने सिर्फ आगे अपना काम करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने यस करना है, इसको कंटिन्यू कर दें, और इसको भी यहाँ पे यस करना है आपने, ठीक है। ये फिर ही आगे जाने देगा, वरना नहीं जाने देगा। यस करें और इसको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करें, और कुछ नहीं करना। ये खाम एफबीआर ने जो ना जिसको कह लें कि ऐसी चीज़ बीच में डाली है जिसका कोई आगे इफेक्ट भी नजर नहीं आता, सिर्फ लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। तो बहरहाल जी ये फॉर्म आपका आ गया। अब आपने क्या करनी है, देखें, आप सैलरी पर्सन हो, आपको एम्प्लॉयर ने टैक्स सर्टिफिकेट दे दिया है तब भी ठीक है, नहीं दिया तो भी काम चल जाएगा। आपकी सैलरी अगर 6 लाख से ज़्यादा है तो एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा होगा, नहीं काटा तो आपको पता है कि उसने नहीं काटा, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये देखें, एम्प्लॉयर ने अगर आपको सर्टिफिकेट दिया है तो आपने इधर आना है टैक्स चार्जेबल में, और यहाँ पे एडजस्टेबल टैक्स में आना है, ठीक है। एडजस्टेबल टैक्स में आपने आके यहाँ पे सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ आ रहा होगा। जितनी सैलरी का आपको सर्टिफिकेट मिला है उसमें लिखा होगा कि आपकी सैलरी 50 लाख थी और हमने टैक्स आपका 2,50,000 काट लिया, या इतना जितना भी टैक्स काट लिया, ठीक है। तो वो आप अमाउंट लिख दोगे। अगर उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं दिया, आपको पता है कि मेरी पूरे साल की सैलरी इतनी बनती है और उस पर टैक्स भी कटता है। फर्ज किया, मैं कहता हूँ एम्प्लॉयर ने सर्टिफिकेट नहीं दिया, आपको पता है कि मेरी पूरे साल की जो सैलरी है, यहाँ पे क्लिक कर, वो है 12,50,000, और उसके ऊपर मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये फिगर ठीक है या नहीं, उस पर मैं नहीं आपसे बात करता। उस पर मुझे पता है कि मेरा हर महीने इतना टैक्स कटा है, हर महीने 5,000 हम फर्ज करते हैं टैक्स कटा है, तो पूरे साल का 60,000 मेरा टैक्स जो है उस पर कट गया, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेना है आपने, ये आपने कर लिया। और अगर आपके एम्प्लॉयर ने टैक्स काट के जमा करवा दिया होगा ना, तो ये एंट्री आपको करनी नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम में यहाँ पे आपको मिलेगी जब आप अपना फॉर्म ओपन करोगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर आपने खुद किया तो भी ठीक है, नहीं तो यहाँ से इसको कॉपी करना है और एम्प्लॉयमेंट में आके सैलरी में आ जाना है आपने, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। अगर सिस्टम ने एंट्री नहीं की तो आपने कर लेनी है। अगर एम्प्लॉय ने टैक्स जमा करवाया होगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली एंट्री कर देगा, तो आपको करने की जरूरत नहीं होगी। आपने सिर्फ यहाँ पे लिखना है 12,50,000 ये लिख दिया आपने। अब 10% जो मेडिकल अलाउंस होता है बेसिक सैलरी का, वो एग्जाम्प्ट होता है। हम कहते हैं ये बेसिक सैलरी थी, इसका 10% तक एग्जाम्प्ट होता है। अगर आपकी सैलरी में मेडिकल अलाउंस नहीं भी आता तो भी आप 10% तक एग्जाम्प्ट कर भी लेते हो, तो उस पर कोई इतना इशू नहीं बनता। हम कहते हैं जिसमें से जो हमारा 10% मेडिकल अलाउंस था वो 1,20,000 के करीब बनता था, वो एग्जाम्प्ट है, ठीक है। वो हमने डाल दिया। अब अगर आपकी सैलरी 6 लाख से कम है या 6 लाख तक है, तो फिर आपको इस एंट्री की जरूरत नहीं है जो टैक्स वाली हमने पहले की थी। आप सिर्फ यहाँ पे अपनी 6 लाख तक सैलरी डाल सकते हो, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। उस पर आपको ये एग्जाम्प्ट भी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 लाख वैसे ही पूरा एग्जाम्प्ट होता है। आपने ये एंट्री कर ली, अब ये सैलरी की एंट्री सारी आपकी हो गई है, ठीक है। अब टैक्स चार्जेबल में देखें आपका कोई टैक्स बना है या नहीं बना, कंप्यूटेशन पे आएंगे तो वो आपको बता रहा है कि आपका जी इसके ऊपर टैक्स नहीं बना बल्कि रिफंडेबल आ रहा है। अगर टैक्स बन रहा होगा या एम्प्लॉयर ने टैक्स की डिडक्शन नहीं की तो फिर यहाँ पे आपको एडमिटेड टैक्स आ जाएगा, उसका चालान आपने पे करना है। उसकी मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। ये देखें, अभी मैं आपको ना समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए। फर्ज किया मैं यहाँ पे जो सैलरी है ना वो हमारी मैं कर देता हूँ 18 लाख, इसको सेव किया। और अब जब आप देखेंगे ना तो आपका एडमिटेड टैक्स बना हुआ है, ये देखें एडमिटेड टैक्स बन गया। तो अगर आपके एम्प्लॉयर ने टैक्स नहीं काटा या टैक्स कम काटा है और सिस्टम एडमिटेड टैक्स बना रहा है, तो फिर जब इस पे क्लिक करेंगे तो वो आपको चलान का पीएसआईडी जनरेट कर देगा। वो आप ऑनलाइन अपने बैंक की एप्लीकेशन से जायज़ कैश इजी पैसे से जो है ना आप उसकी पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट जब आप कर दोगे उसकी, तो फिर यहाँ पे पेमेंट में आके आपने उसको यहाँ पे जो है ना वो अटैच करना है, तो ये अटैच हो जाएगी, ठीक है। फिर ये सबमिट होगी। बहरहाल ये आपकी का प्रोसेस मैंने आपको समझाया ताकि आपको मसला ना हो। अच्छा, अब हम वैसे इसको आगे लेके चलते हैं। अब आपने एंट्री सैलरी की जो करनी थी वो आपने कर दी है। अब आपने अगला स्टेप क्या करना है, आपने इसको 18 लाख को यहाँ से पकड़ना है, इसको कॉपी करना है। अब हमने इसको लेके जाना है वेल्थ स्टेटमेंट में। यहाँ पे
रिकंसिलेशन में आपने आना है और ये नॉर्मल टैक्स के सामने आपने अपनी सैलरी को डाल देना, उसको कैलकुलेट कर देना। ये आपकी सैलरी वेल्थ स्टेटमेंट में आ गई है। अब हमने अपने पर्सनल एक्सपेंस को इंटर करना है। पर्सनल एक्सपेंस में आपको वन बाय वन कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो थोड़ी सी अमाउंट इधर डोनेशन में डाल दें कि पूरे साल में इतनी, अगर आपका कोई इंश्योरेंस वगैरह करवाई हुई है आपने, हर साल प्रीमियम जाता है तो वो भी इसके साथ ऐड कर लें, ठीक है। और अदर पर्सनल एक्सपेंस में हम एक इकट्ठी फिगर डाल देते हैं, हम कहते हैं जी पूरे साल में हमारे 1 मिलियन के एक्सपेंस हो गए। इसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं होती, आप यहाँ पे कैलकुलेशन करने बैठ जाए, इसने ये किसी ने भी नहीं चेक करनी, तो इसलिए घर की इन चीज़ों की जरूरत नहीं होती आपको। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम वेल्थ स्टेटमेंट में। देखें जी, ये वेल्थ स्टेटमेंट का जो आगे पार्ट है ना, ये सारा कंप्लीट जरा ध्यान से देखिएगा। उसके बाद फिर हम 7E की वर्किंग भी करेंगे। आपकी सैलरी थी वो आपने उसमें आपने वेल्थ स्टेटमेंट में उसका फैक्ट दे दिया। अब आपने वेल्थ स्टेटमेंट में क्या चीज़ें लिखनी है, देखें जब आपने पिछले साल भी फाइलिंग की होगी तो जो आपकी प्रॉपर्टीज होंगी वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अगर फर्स्ट टाइम फाइलिंग करोगे तो ये ऐसे ब्लैंक होगा, ठीक है। जो भी प्रॉपर्टी पिछले साल थी आपकी या उससे पिछले साल थी और अभी तक सेल नहीं हुई, वो एज इट इज यहाँ पे चलती रहेगी, वो आपने डिलीट नहीं करनी, ठीक है। हाँ, अगर कोई नई प्रॉपर्टी आपने ली है तो उसको यहाँ पे ऐड करना है। इस पे प्लस पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे उसका एड्रेस लिखें। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए एक एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है। फर्ज किया मैंने ये एक प्लॉट जो है वो हमने परचेज किया 5 लाख का, ये मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया। ये एक नई प्रॉपर्टी परचेज की थी मैंने इस साल, वो मैंने यहाँ पे अपने ऐड कर दी। अगर ये पिछले साल भी चल रही होती तो पिछले साल फाइलिंग आपने की होती तो ये एज इट इज आ जाती। और अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो जितनी प्रॉपर्टीज 30 जून 2025 वाली डेट पे, ये देखो हम 2025 कर रहे हैं, ठीक है। और जो इसका पीरियड है ना, ये जो 30 जून 2000 जो है ना वो 25 तक है, तो आपने 30 जून 2025 तक की जो भी प्रॉपर्टीज हैं जो आपके पास थी वो आपने यहाँ पे शो करनी है लाजमी। कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं। कोई प्रॉपर्टी थी या अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो भी आपके नाम नहीं हुई तो फिर उसको बेशक रहने दें, जब वो रजिस्ट्री हो तब आप उसको उस साल में ऐड कर लें, लेकिन सारी प्रॉपर्टीज ऐड करनी है। जो एग्रीकल्चर है वो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो वो इधर ऐड हो जाएगी। इसकी मैं 7E की भी वर्किंग आपको बताता हूँ। ये वेल्थ का थोड़ा सा काम कर लें, फिर आगे 7E का करते हैं जी। अच्छा, उसके बाद देखें, अगर आपके बैंक अकाउंट हैं जो पिछले साल चल रहे थे, फाइलिंग आपने की थी तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आपने ऐड करना है तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आप बैंक का नाम लिखें, अकाउंट नंबर लिखें या IBN नंबर लिख दें, कुछ भी लिख दें, ठीक है, जो भी अकाउंट से रिलेटेड है। 30 जून 2025 का आपने यहाँ पे बैलेंस लिखना है। अगर एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मिलती तो एक आइडिया ले लें, लेकिन अभी मिल जाएगी, अभी तो टाइम है तो आप इजीली ले सकते हो। जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं जो डोरमेंट हो गए उनको छोड़ दें, जो चल रहे हैं उनके बैलेंस लाजमी लिखें। उसके बाद आपके पास अगर कोई गाड़ी वगैरह है, ठीक है, तो पिछले साल अगर आपने फाइलिंग की थी फिर तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और अगर आपने फर्स्ट टाइम अब कर रहे हो तो गाड़ी है तो गाड़ी का नंबर और जितने की आपने ली थी, ठीक है, वो यहाँ पे आपने लाजमी लिखनी है। उसकी डिटेल थोड़ी सी लिखना चाहें तो यहाँ पे लिखने, मैं सिर्फ जल्दी के लिए समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ जी। अब ये प्रीशियस पोजेशन में आपके पास अगर गोल्ड वगैरह है तो आप गोल्ड यहाँ पे लिख सकते हो। इसकी वैल्यू आप लिखोगे जिस वैल्यू पे आपने बाय किया था। मतलब आप हम ये शो करना चाहते हैं कि अगर पिछले सालों से चलती आ रही है तो फिर हम इसको हिस्टोरिकल वैल्यू पे ही लिखेंगे, इसको करंट वैल्यू पे नहीं लिखेंगे, ताकि फ्यूचर में अगर हमसे ये पूछे भी तो हम कह सकें ये पिछले सालों से चलती हुई आ रही थी हमारे पास। हाउस होल्ड इफेक्ट में घर की चीज़ों की वैल्यू होती है, जैसे जूते, कपड़े, फर्नीचर, तो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप डाल सकते हो। अगर पिछले साल फाइलिंग की थी तो वो फिगर एज इट इज आ जाएगी। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप इसमें एक फिगर डाल दो। अगर पिछले साल थी वो आ गई और इस साल आपने घर में कोई एडिशन की है, कोई रिनोवेशन की है, सामान और लिया है, तो आप डालना चाहें तो उसको वैल्यू को अगले साल बढ़ा भी सकते हो। पर्सनल आइटम में आपके मोबाइल फोन, लैपटॉप, ये चीज़ें आ जाती हैं, वो हमने डाल दी। अच्छा, जो कैश है ना, अक्सर कैश का सवाल बहुत लोग करते हैं कि जी मैं कितना रखूँ, मैं कितना रखूँ। देखें फ्रेंड्स, बात ये है, पहले तो आप ये देखें कि एक्चुअल कैश है कितना आपके पास। फर्ज किया एक्चुअल कैश आपके पास 0 है तो फिर 2-3 लाख लाजमी रख लें। अगर आपके पास एक्चुअल में 8-10 लाख है तो कुछ 14-15 लाख रखें। मतलब ये कि आपने थोड़ा सा इंक्रीज करके रखना है, उसको बिल्कुल 0 नहीं करना, ताकि फ्यूचर में अगर कहीं से कोई थोड़ी बहुत अमाउंट आए भी तो हम इधर से मतलब उसको जस्टिफाई कर सकें, कभी मसला ना बने, वेल्थ आपकी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होगी। तो मैं कहता हूँ जी हमारे पास 5,80,000 कैश पड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर ये पिछले साल की फाइलिंग होती तो पिछला कैश भी यहाँ पे आ रहा होता, ठीक है। वो फिर हम बैलेंस कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें जी, अब ये सारी हमने वर्किंग कर ली। अब जब फर्स्ट टाइम आप फाइलिंग करोगे ना फ्रेंड्स, तो ये ऐसे ही आएगा। फर्स्ट टाइम जो भी बंदा फाइलिंग करेगा, ये जो बैलेंस है ना, ये आपका पॉजिटिव में आएगा, अनरिकंसाइल अमाउंट, ठीक है। अच्छा, इसका क्या करना है, जब फर्स्ट टाइम आप फाइलिंग कर रहे होगे आपने यहाँ से कॉपी करनी है इसको और इधर पेस्ट कर देनी है और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 कर देगा। ये फर्स्ट टाइम वालों के लिए है। अगर आपने पिछले साल भी फाइलिंग की थी तो फिर यहाँ पे पिछले साल की फिगर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, वो चेंज नहीं होगी, आप इसको नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। फिर यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा ना आपका, अगर तो वो आएगा नेगेटिव में, तो फिर उससे आपने ये करना है कि जितना नेगेटिव में ये डिफरेंस आए आप उतनी अमाउंट से अपना जो कैश है ना, जो यहाँ पे आपने लिखा हुआ है, उसको इंक्रीज कर दें। या ऐसे करें, इस कैश को एक दफ़ा 0 कर दें, जैसे मैंने अब ये 0 कर दिया, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। और यहाँ पे रिकंसिलेशन में आप देखो ये माइनस में अमाउंट आ गई। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा और कैश में जब डालूंगा तो वो इसको रिकंसाइल कर देगा। ये जो बाद में लोग फाइल करेंगे दूसरी तीसरी दफा अगले साल, तो ये उनके लिए तरीका है।
ठीक है, जब आप पहली दफा फाइल करोगे तो ये अनरिकंसाइल अमाउंट पॉजिटिव आनी चाहिए। जब आप ऑनवर्ड फाइलिंग करोगे तो फिर पॉजिटिव अगर आई तो इसका मतलब आपने कोई ना कोई गलती की है, कोई चीज छोड़ के आए हो या कोई चीज आपने ज्यादा लिखी है, पॉजिटिव नहीं आनी चाहिए, फिर नेगेटिव ही आनी चाहिए। तो आप उससे कैश को बढ़ाओगे तब भी वो नेगेटिव आपकी खत्म हो जाएगी। और अगर कैश को नहीं बढ़ाना आपने तो आप अपने एक्सपेंस को अगर बढ़ाओगे इस अमाउंट से तो आपकी ये नेगेटिव खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसको नेगेटिव को खत्म करने का तरीका ये है जी। अब ये आपकी पूरी बैलेंस हो गई है। ठीक है, अब इसमें सैलरी पर्सन की जो एंट्री थी कंप्लीट हो गई है। अब अगर आप 7E की वर्किंग करना चाहते हो, 7E देखें फ्रेंड्स, अगर कोई ना प्रॉपर्टी आपके पास है और आप उसको सेल करने जाओगे तो वो कहेगा जी अब 7E का सर्टिफिकेट लेके आओ। 7E का सर्टिफिकेट कैसे आएगा? ये प्रॉपर्टी जो है एज इट इज आपने यहाँ पे आना है कैपिटल एसेट्स में। यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो रेजिडेंशियल कर ले, कमर्शियल है तो कमर्शियल कर ले। ठीक है, यहाँ पे फर्ज की हम कहते हैं रेजिडेंशियल है तो यहाँ पे आपने उसको बताना है इसका प्रॉपर जो एड्रेस लिखा हुआ है उसके रजिस्ट्री पे, उसके डॉक्यूमेंट्स पे वो एड्रेस कंप्लीट आपने लिखना है। मतलब यहाँ पे प्लॉट नंबर जो भी है ना, आपका सेक्टर नंबर, आपने कंप्लीट एड्रेस लिखना है यहाँ पे, उसको छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। अगर रजिस्ट्री वाला एड्रेस यहाँ पे नहीं होगा तो 7E का सर्टिफिकेट आपका वो रिजेक्ट कर देगा। यहाँ पे अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेना है। वो कहता है जी एग्जाम, मैं कहता हूँ जी एग्जाम है। अच्छा, अब एग्जाम में अक्सर कहते हैं जी रीजन कौन सी दें यार, और कोई रीजन समझ ना आए ना, आपको कोई भी समझ ना आए तो आप ये दे दें। ठीक है, पर्सन एक्सक्लूडेड बाय फेडरल गवर्नमेंट, और चुप करके बस साइड पे और अपना सर्टिफिकेट लेने काम करें। अगर ये प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड है तो यस करें, वो पूछेगा जी कितने मरले में, कहता हूँ 5 मरले पे ही कंस्ट्रक्टेड है। ठीक है, अगर प्लॉट है तो उसको नो कर दें, फिर वो ये नहीं पूछेगा। ठीक है, मैं कहता हूँ जी कंस्ट्रक्टेड है और 5 मरले ही कंस्ट्रक्टेड है, इसको सबमिट करेंगे। वो यहाँ पे कहेगा वैल्यू बता दें। वैल्यू यहाँ पे कुछ मर्जी लिखते हैं, 7E का वैल्यू के साथ ताल्लुक नहीं होता, 7E सर्टिफिकेट के ऊपर वैल्यू नहीं आती। जब आप इस फाइल को सबमिट कर दोगे, ठीक है, सबमिट कैसे करनी है मैं आपको बता देता हूँ भी। ये देखिए, आपने इसको सेव करना है और इसको जब सबमिट पे क्लिक करोगे आप, ये आपसे एडमिटेड टैक्स आपको कह रहा है, क्योंकि हमारा सॉरी एडमिटेड टैक्स बना था, देखें वो आपको आगे नहीं जाने देगा। ये एडमिटेड टैक्स ना होता तो इसने कहना था कि अपना पिन दें, तो पिन आप यहाँ पे दे के उसको सबमिट कर सकते हो। जैसे मैंने बताया आपको कि अगर पेमेंट करनी है चालान की तो आपने पे करके यहाँ पे पेमेंट पे आना है। पेमेंट करने के घंटे 2 घंटे बाद आपने पेमेंट इसको दोबारा ओपन करना है, वो 2 घंटे लेगा, फिर वो अपडेट होगा, यहाँ पे आएगा, उसको यहाँ पे रीलोड कर देना, आपने अटैच हो जाएगा वो। और फिर आपने क्या करना है, इधर कंप्यूटेशन पे आके आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है उसको 1-2 दफा, तो ये वो इसके साथ बैलेंस हो जाएगा। फिर आप उसको सेव और सबमिट करोगे तो ये आपकी जो रिटर्न है वो सबमिट हो जाएगी। ये सैलरी पर्सन की रिटर्न थी। इसके साथ अगर आप कोई और रिटर्न चाह रहे हो, सैलरी प्लस बिजनेस, सैलरी प्लस प्रॉफिट ऑन डेट, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा 1 बाय 1 इंशाल्लाह डेली बेसिस पे जो नए फॉर्म पे वीडियोस है ना मैं अपलोड करूं। टाइम की शॉर्टेज है, कुछ फॉर्म का भी मसला चल रहा है इनका, तो बहरहाल इंशाल्लाह मेरी कोशिश है मैं आपको जो है ना सैलरी पर्सन या बाकी जो भी आप वीडियोस कहेंगे मैं अपलोड करता रहूंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।